नमस्कार, मेरा नाम है अंकित तिवारी और आप सभी का हिंदुस्तान पोस्ट में स्वागत है। पिछले दिनों यूनियन बजट आया, 26 तारीख को कारगिल विजय दिवस रहा और पिछले दिनों ही आईएनएस ब्रह्मपुत्रा मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में एक बड़ा दुर्घटना हुआ। इन सभी मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर हिमंत महाजन सर। नमस्कार सर। नमस्कार। पिछले दिनों यूनियन बजट आया। ये बजट अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, बट हमारे दुश्मन भी उतने ही ज़्यादा हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। म्यांमार में भी स्थिति संघर्ष की बनी हुई है, साथ में बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन लगातार जारी है। इन सब के बीच क्या इतना बजट काफ़ी है? देखिए, जब हम डिफेंस बजट की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इस अभी तक का यह सबसे बड़ा बजट था। तो हमारा जो देश का बजट है वो हर साल बढ़ता है, क्योंकि हमारी आर्थिक ताकत बढ़ती है, तो इससे डिफेंस बजट भी बढ़ता है। तो उसको इस तरफ से नहीं देखना चाहिए, इसे देखना चाहिए कि जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान है, चाइना है, उनकी तुलना में कितना है, बजट कितना बढ़ा हुआ है। एक तो वो बात देखनी चाहिए, और दूसरा ये देखना चाहिए कि इनका अगर ये जो हमारे सामने जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको अगर जवाब देना है तो हमें क्या क्या चाहिए। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को देखेंगे तो डिफेंस बजट में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी ज़्यादा कम है। उसका काफ़ी सारे कारण हैं। बजट को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जिसे बोलते हैं कैपिटल बजट, और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। कैपिटल बजट यानी कि वो बजट कि जो नए शस्त्र है, आधुनिक शस्त्र है, उनको खरीदने के ऊपर खर्चा किया जाता है। और रेवेन्यू बजट वो है कि जो रोज़ का खर्चा होता है, कि आपकी फ़ौज है, वहाँ पे उनका पे है, वो लोगों का पेंशन है, एम्यूनिशन का एक्सपेंडिचर है, शस्त्र का मेंटेनेंस करना है, रास्ते के ऊपर मूवमेंट होती है तो उसका खर्चा होता है। तो ये जो आम खर्चा होता है उसे रेवेन्यू बजट के ऊपर नाम से पुकारा जाता है। मैं पहले रेवेन्यू बजट के बारे में बात करता हूँ। हमारा रेवेन्यू बजट दो तीन चीज़ों से बढ़ा हुआ है। एक तो है पे, दूसरा है पेंशन। 50% जो हमारा बजट है ये पे और पेंशन में जा रहा है, और बाकी जो 50% है वो मेंटेनेंस में जाता है। और अभी हमारा मेंटेनेंस का खर्चा इसलिए बढ़ा है कि हमारा चाइना बॉर्डर के ऊपर ऑलमोस्ट 60-70,000 ट्रुप्स ये डिप्लॉयड है, तो इसलिए वो बजट बढ़ेगा ही, क्योंकि वो ट्रुप्स वहाँ पर है। तो रेवेन्यू बजट को कम करना, ये माना जाता है कि रेवेन्यू बजट को कम करो और कैपिटल बजट बढ़ाओ, ताकि जो शस्त्र है आपके पास नए आ सकते हैं। शस्त्र आने की ज़रूरत क्या है, आपको पता होना चाहिए कि एक 10 साल पहले हम मानते थे कि हमारे 70% जो शस्त्र है ये ऑब्सोलीट है, यानी कि कोई काम के नहीं है। लेकिन अभी पिछले 10 साल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फिर भी जो ऑब्सोलीट वेपन्स है वो 70% में से अभी 30% के आसपास पहुँचे हैं। यानी कि अभी भी हमारे पास ऐसे शस्त्र है जिनका हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अच्छा ये माना जाता है कि किसी के देश के पास जो शस्त्र होते हैं उसमें से 33% ये बहुत ही मॉडर्न शस्त्र होने चाहिए, 33% करंट वाले होने चाहिए, और 33% ये ऑब्सोलीट हो सकते हैं। तो अगर ऐसे है तो आपका बैलेंस अच्छा रहता है। तो अभी भी हमें बहुत सारे नए शस्त्र लेने की ज़रूरत है। दो एग्जांपल मैं देता हूँ कि टैंक्स जो हमारे फ्लीट है वो पूरी T-70 या T-92 है, वो पूरी पुरानी हो गई है, उसको बदली करना है। उसके बाद जो हमारी गन्स है, बफोर्स पुरानी हो गई है, उसको बदली करना है। आप एयरफोर्स का एग्जांपल ले लीजिए, तो एयरफोर्स के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रंस है, जबकि होने चाहिए 44, तो उनको वहाँ पे ये चाहिए। और सिमिलरली नेवी के लिए। तो हमारे नए शस्त्र खरीदने के लिए जो बजट है वो कैपिटल बजट है, और ये काफ़ी कम है। ये माना जाता है कि अगर हमारी पूरी डेफिशिएंसी हम पूरी करें तो आपको हमारा जो बजट है, कैपिटल बजट, हर साल ऑलमोस्ट 25-30% बढ़ाना पड़ेगा अगले 10 साल के लिए। उसके बाद ही जो हमारी डेफिशिएंसी है ये पूरी होगी। तो अभी तो वो बिल्कुल साइट में भी नहीं है, हम उसके बाद भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शस्त्र हम बोल रहे हैं ये कन्वेंशनल वॉर के लिए है, यानी कि जो फौजों की जो सामने सामने की लड़ाई होती है। एग्जाम्पल 47 का वॉर है, 62 का वॉर है, 65 का वॉर है, 71 का वॉर है, और यह अभी लास्ट वाला जो वॉर हुआ था कारगिल वॉर। तो ये होता है, तो इसके लिए ये शस्त्र की ज़रूरत है।
लेकिन अभी पाकिस्तान इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं करने वाला, वो दहशतवाद के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। और दूसरा जो नंबर 1 शत्रु हमारा है चाइना, ये जिस वॉर की तैयारी करता है, जो वॉर हमारी तरफ लड़ रहा है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड वॉर या मल्टी डोमेन वॉर। इसका शॉर्ट में मतलब ये होता है चाइना उसके पास जो जो अलग अलग मीन्स है उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर हमले करता है और हमारी जो आर्थिक प्रगति है उसे रोकने की कोशिश करता है। उसके मैं 3-4 ही बड़े एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक तो है आर्थिक वॉर, यानी कि इकोनॉमिक वॉरफेयर, ये आप में एक अलग विषय होगा। दूसरा है साइबर वॉर, साइबर में घुसखोरी करना। इसके बाद तीसरा है इंफॉर्मेशन वॉर या डिसइंफॉर्मेशन वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर या नैरेटिव वॉरफेयर। चौथा है हमारे जो आपस के देश है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, सब में जाके उन्होंने इन देशों को इतनी मदद दी है कि एक भूटान छोड़ के बाकी सारे देश ज़्यादातर चाइना के बाजू में है और कम हमारी तरफ है। साफ कारण है, हम अगर 100 करोड़ देते हैं नेपाल को, चाइना उनको 10 गुना ज़्यादा पैसे देता है, तो वो 100 करोड़ वाले इंडिया के पास जाएगा नेपाल, या 1000 करोड़ देने वाले चाइना के पास जाएगा। तो बात सीधी सिंपल है। तो ये चाइना का मल्टी डोमेन वॉर, इसके लिए आधुनिक शस्त्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जिसे बोलते हैं डेटरेंस की रोकने के लिए अगर अचानक लड़ाई शुरू हो जाए तो इसे कोई नहीं बोल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यूक्रेन रशिया वॉर होगा, ये 3 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। या इजराइल हमास का जो युद्ध जो चला पिछले 6-7 महीने से, ये होगा, किसी ने भी इसके बारे में बातचीत कभी नहीं की थी। मैं स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। ये अचानक शुरू हो गया और अभी इस हालत में पहुँचा है कि वो कब बंद होगा कोई भी नहीं बोल सकता। तो इसीलिए कन्वेंशनल वॉर के लिए तैयारी करना इम्पॉर्टेंट है, जो तैयारी करना अभी और हमारा थोड़ा स्पीड बहुत ही कम हो गई है। और इसमें मैं एक मुद्दा बोलना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत। एक चीज़ जो सरकार ने अच्छी की है कि जो अभी कैपिटल बजट है, जितना पैसा आया हुआ है, तो उसमें से 75% जो पैसा है ये सरकार जो शस्त्र हम लेने वाले हैं वो भारत के अंदर ही बनाने के ऊपर खर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल गन है हमारी बफोर्स की जगह पे, तो ये बना रहे हैं भारत फोर्ज जो कंपनी पूना में है, या सबमरीन्स है ये बना रहे हैं लार्सन एंड टोब्रो जो हमारे देश की कंपनी है, या विमान है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये बना रहे हैं जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और उसमें अभी टाटा भी शामिल हो गया है। तो ये सब देश के अंदर खर्चा होगा, इसलिए देश के युवकों को नौकरी मिलेगी। और उसके बाद एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, अभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। तो एक लॉन्ग टर्म विजन अगर हम लेते हैं तो जो कैपिटल बजट आगे आने वाले सालों में बढ़ना चाहिए, जो अभी जो 12-13% जो बढ़ा हुआ है ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि कोई भी बड़ा शस्त्र लेना होता है तो उसको उसके इंडक्शन के लिए, उसको अंदर आने के लिए 5-6 साल का समय लगता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे भरोसा है कि अभी इंडियन इकोनॉमी तेज़ी से आगे जाएगी। जैसे उसकी साइज़ बढ़ेगी तो डिफेंस के लिए भी जो पैसा मिलता है वो भी ज़्यादा होगा। इसलिए जो हमारी जो अभी जो कमज़ोरी है कैपिटल बजट की, वो शायद आने वाले सालों में कम हो जाएगी। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसा हमारा सबसे मतलब एक पैसे का एक बड़ा हिस्सा सैनिकों को पे एंड अलाउंस देने में जाता है, तो अग्निवीर जैसी स्कीम है जो वॉलेंट्री बनाती है सेना में सेवाएं देने को, इस चीज़ को आप कैसा मानते हैं? देखिए, अग्निवीर जो ये अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी में आया है, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो एक इंडियन सोल्जर है 18 साल के उम्र के ऊपर वो फ़ौज में भर्ती हो जाता है, 19 साल में वो 1 साल का ट्रेनिंग के बाद वो सोल्जर बन जाता है। और पहले तरीका क्या था, वो 15 साल सर्विस करता था, यानी कि 19 ईयर्स से लेकर 34 ईयर्स तक। और 34 ईयर्स जब उसका एज होता था तब वो रिटायर हो जाता था और उसको उसके आगे पेंशन मिलती थी। तो और आम तौर पे एक इंडियन नागरिक है ये 85 ईयर तक जीता है, तो 34 से लेकर 85 तक अगर आपको 50 साल पेंशन देना पड़े तो सरकार के लिए कितना बड़ा हो सकता है, ये आप समझ सकते हो कि 15 साल की सर्विस की और 50 साल के लिए आपने पेंशन लिया। क्योंकि अभी इसलिए कि देश की प्रगति हो रही है, हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है ये भी बढ़ा हुआ है।
तो ये सरकार के लिए ये नहीं था। तो इसलिए अग्निवीर आया कि अग्निवीर जब 4 साल के बाद जाएगा तो उसको सिर्फ वन टाइम ग्रांट दिया जाता है, उसको पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरा सवाल है कि क्या 4 साल में वो पूरा फ़ौज की चीज़ सीख पाएगा कि नहीं। तो मैं इसका शॉर्ट में ये बोलना चाहूँगा कि टेक्निकल आर्म्स वगैरह के लिए शायद हम उसका पीरियड बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो अभी कारगिल वॉर का अगर आप देखें तो कारगिल वॉर में जो वॉर जिन सोल्जर्स ने हमें जीत के दिया, उनका उम्र क्या था। राइफलमैन संजय कुमार जिनको परमवीर चक्र मिला, उनका एज 19 ईयर्स का था, उनकी सर्विस 1 साल की थी। कैप्टन विक्रम बात्रा जिन्हें परमवीर चक्र मिला, उनकी सर्विस 2 साल की थी। जो लेफ्टिनेंट विजयन थापर थे जिनको वीर चक्र मिला, उनकी सर्विस 8 महीने थी। तो ये सर्विस से फ़र्क नहीं पड़ा है, फ़र्क पड़ा है उनका जो स्पिरिट था कि देश के लिए कुछ करना है। ट्रेनिंग तो एक बात हो गई है, लेकिन जब आपको पता है कि आज आप हमले पे जाएंगे और आप वापस शायद 50% चांस है कि आप वापस नहीं आएंगे, फिर भी आप जा रहे हैं क्योंकि आप में देशभक्ति है, देश प्रेम है, रेजिमेंटल स्पिरिट है, कुछ करने की भावना है वगैरह वगैरह। उसके बारे में तो आज मैं बात करने वाला हूँ। स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के अंदर यही एक विषय है कि हमारे यंग ऑफिसर्स और यंग सोल्जर्स ने ये लड़ाई किस प्रकार से जीती थी। तो ये स्पिरिट इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनिंग एक बात है, वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्पिरिट ये इम्पॉर्टेंट है। तो अग्निवीर ये स्कीम शायद छोटी मॉडिफिकेशन हो सकती है, छोटी मोटी, ये भी नहीं है कि एक स्कीम एक बार आई तो वही चलेगी। तो सरकार उसकी रिव्यू करने वाली है और मेरे तरफ से 85-90% ये स्कीम ठीक है। अगर कुछ समझ लीजिए नेवी है या एयरफोर्स है जो सोचते हैं कि टेक्निकल आर्म में सीखने के लिए समय लगता है, तो शायद वहाँ पे कुछ उम्र बढ़ाई जाए, ठीक है। लेकिन बाकी जगह के ऊपर 4 साल से बात ये बन जाएगी, क्योंकि हम ही नहीं, आपको पता होना चाहिए हमारे देश के अंदर ही पहले अग्निवीर ही था। आपको पता होना चाहिए हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। एक तो 47-48 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, उसके बाद 1965 की लड़ाई, 1971 की लड़ाई। आपको पता है कि जो सोल्जरों ने इसमें हिस्सा लिया, इन किसी को पेंशन मिला था क्या? बिल्कुल नहीं। ये 7 साल के बाद फ़ौज के बाहर आते थे और उनको पेंशन नहीं मिलता था। 1974 के अंदर जब जनरल राइना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तब उन्होंने ये सोचा कि ये इतना उन्होंने अच्छा काम किया, जो इस लड़ाई में शहीद हो गए, जो हर्ट हो गए, उनको भी कभी परमानेंट नहीं किया था। तो इसलिए परमानेंसी की बात 1974 में आ गई, मतलब उसके पहले नहीं था ये। और दूसरा, अगर आप बाकी हमारे पड़ोसी देश देखें, चाइना के अंदर भी कॉन्स्क्रिप्शन है। 3 साल के लिए लोग ये तो युवक आते चले जाते हैं, क्योंकि उनको परमानेंटली, अमेरिका वहाँ पर भी वही है, यूक्रेन या रशिया वहाँ पर भी वही है। क्योंकि कोई भी देश, छत्रपति शिवाजी महाराज शायद आपको पता है, उनके भी परमानेंट सोल्जर्स बहुत कम थे, शायद पता होना चाहिए आपको। बाकी जो सोल्जर्स होते थे वो बाकी के समय इतर काम करते थे, यानी कि खेती है, ये है। और जब कोई कैंपेन होता था तो हाथ में ये छोड़ के, अपना नांगर छोड़ के हाथ में तलवार ले लेते थे। और जो परमानेंट था वो स्टाफ कम था, क्योंकि इतने लोगों को तनख्वाह देनी, उनको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता है। तो अग्निवीर कॉन्सेप्ट जो है ये अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ज़मीन के ऊपर इसको रिव्यू किया जाएगा और अगर सोचते हैं कि ज़मीन के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर मेरे अंदाज से ठीक की जाएगी।